हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूथ पावर एकेडमी आपके पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं। फरवरी मंथ का सारा करंट अफेयर्स हमारा हो चुका है और मार्च का भी हमारा ज्यादातर चीजें हो गई हैं। मार्च मंथ के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आज हम करेंगे और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है आज हम उन्हें करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अ, मार्च के महीने में जो जो चीजें हुई हैं वो हम आपको पूरा कराएंगे। और आप यूथ पावर एकेडमी को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी जो भी मैगजीन्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। तो गूगल फॉर्म सबमिट करके आप उनको पा सकते हैं। और एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पे हमने फटाफट सीरीज बनाई है, उससे आप बहुत जल्दी चीजों का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माधव नेशनल पार्क, इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी जो संख्या है वो 58 हो गई है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है रणथंभौर कूनो माधव कॉरिडोर। तो ये तीनों एक पूरा मिलके कॉरिडोर बन रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो 1973 में लॉन्च हुआ था और तब से जो है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया की तरफ से काम हो रहा है। और अगर अभी की बात करें तो इंडिया में टोटल 3681 टाइगर्स हो चुके हैं। और अगर हम इसके बैकग्राउंड इन्फो में देखें तो ये जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका लॉन्चिंग ईयर ये कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक पिवटल रोल प्ले करता है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। और साथ ही साथ इंडिया में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है बनाया गया था। और ये देखती है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर का काम है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इनका कंजर्वेशन किया जाए। और अगर हम बात कर लें माधव नेशनल पार्क की, तो इसका जो लोकेशन है वो आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। और अक्सर पूछा जाता है कि एक्ट का दे देते हैं और एक्ट का ईयर पूछ देते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया। इसी प्रकार फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनका लोकेशन साथ ही साथ इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या कब से ये शुरू हुए ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वनतारा, एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर है जामनगर में, और इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया इन्होंने। और अगर हम वनतारा की बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसमें बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनको अ, उनके कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। और ये जो सेंटर है इसे प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू करके उनको वापस रिहेबिलिटेशन किया गया है, ब्रीडिंग की जा रही है रेयर स्पीशीज की। तो ये आपके लिए पूछा जा सकता है कि वनतारा कहाँ पे बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है। और हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम सितंबर महीने की बात करें, अगस्त की बात करें, तो इसको लेके वनतारा को लेके थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसने जांच की कि क्या यहाँ पे किसी तरह के जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उनका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अ, दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे एस्पेक्ट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और इसको लेके कंसर्न जताए गए थे लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, उससे जो है वो डिस्प्यूट जो है वो हो सकते हैं इसके लीगल कंसर्न्स को लेके।
और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की अगर हम बात कर लें, तो ये भारत की एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, जो एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें भारत की तरफ से जो कमिटमेंट किए गए हैं, कोशिश है कि उनको अचीव किया जा सके। और इस तरह के मार्केट बेस्ड जो मैकेनिज्म है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके, कंजर्वेशन इफेक्ट्स को एफर्ट्स को लेके, वो बहुत सारी कंट्रीज में शुरू भी कर दिए गए हैं, जैसे कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है और इसका उद्देश्य है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। तो अब जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डीप सी माइनिंग के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस पर एक आर्टिकल निकला था। और डीप सी माइनिंग की अगर हम बात कर लें, जैसे समुद्र में ज्यादा गहराई तक अगर खोदने का कार्य किया जाए, तो उसका काफी लंबा प्रभाव पड़ता है, उससे बहुत सारा इकोलॉजिकल डैमेज होता है। और अगर हम इन सारी चीजों की देख लें, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये यूएन कन्वेंशन के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया है। और ये सारे लॉज और देखने का कार्य करता है कि इंटरनेशनल वाटर्स में जो है वो किस तरह का माइनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को, जो इंटरनेशनल सीबेड एरियाज है, वहां पे रेगुलेशन का काम करता है। और बहुत सारी जो डिमांड्स हैं मेटल्स वगैरह की, वो बढ़ रही हैं, तो उनके सर्च के लिए डीप सी माइनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि ओशन है जो, उसके सी बेड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, तो साउथ कोरिया के एंडोंग में वाइल्ड फायर, जंगली आग लगी है और इससे काफी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो अब चूंकि वाइल्ड फायर इस साल बहुत सारी जगहों पे लगा है, तो जहां जहां पे लगा है वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनका लोकेशन पूछा जा सकता है। अब जैसे एंगडोंग है, तो ये साउथ कोरिया का एक शहर है। फिर एक आर्टिकल निकला था बाघ दर्रा क्रोकोडाइल सेंचुरी के ऊपर, और ये जो सेंचुरी है, ये क्रोकोडाइल इसको फुल्ली डेडिकेटेड है। वहां पे यहाँ पे इनके कंजर्वेशन का काम होता है और ये काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, ये राजस्थान में है। तो अगर बाघ दर्रा पूछा जाए, तो आप उसको बता सकते हैं कि किस एनिमल के कंजर्वेशन से रिलेटेड है और कहाँ पे सिचुएटेड है। फिर नाइट ट्रैफिक को लेके एक निकला है बांदीपुर में। बांदीपुर कई बार पूछा जा चुका है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है और ये कर्नाटका में है। और ये अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फौना और फ्लोरा पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि जिन रात में जो है वो इन सब जगहों पे जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाए। अभी सरकार का है कि शायद ये जो नाइट ट्रैफिक है उस बैन उसको हटा सकती है। तो और ये जो नाइट में ट्रैफिक को बैन किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो जीव जंतु हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो। और ये जो एरिया है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में आता है। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अनदर आर्टिकल निकला था, जिसमें कि OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बन रहा है दिब्रू साइखोवा, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन है। और इसको लेके एक्टिविस्ट लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो दिब्रू साइखोवा, आपका ये एक रिच है बायोडायवर्सिटी स्पॉट और ये असम में है। और यहाँ पे अगर हम OIL की बात करें, तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल ऑयल कंपनी है। और ये ज्यादातर जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो प्राइमरीली एक्टिव है, वहां पे ऑपरेट करती है। और ये जितने भी एरिया है, ये इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव जोन्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नया प्रोजेक्ट इस तरह का स्टार्ट होता है, तो उसको लेके तरह तरह का विरोध होता है, क्योंकि फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है, साथ ही साथ जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो
ये सारी चीजें आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा इसको लॉन्च किया, और इसको लॉन्च किया गया है म्यांमार में। अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था बहुत भयंकर, और उसके कारण वहां पे रिलीफ भेजा गया है इंडिया की तरफ से। और इसमें जो है वो नेवल इंडियन आर्मी और नेवी ने काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और तो ये ऑपरेशन का नाम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। म्यांमार का सिचुएशन अगर हम देख लें तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और बाउंड्रीज की इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड से सटी हुई है। और यहाँ पे काफी समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, आंतरिक कलह यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ ये जो एरिया है ये नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पे पॉपुलेशन है, जैसे कि रोहिंग्या पॉपुलेशन है, तो वो भी टाइम टू टाइम इंडिया में आती रहती है, तो उसका भी एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो यहाँ पे सीवियर अर्थक्वेक आने की वजह से भारत ने अपने यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे असिस्टेंस भेजा है, और जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर एक आर्टिकल निकला था ग्लोबल और इंडियन फूड वेस्ट क्राइसिस को लेके। यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 2024 की रिपोर्ट है, और इसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। और ये ट्रैक करने का काम करता है कि विश्व स्तर पे कितना फूड जो है वो वेस्ट हो रहा है। और इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पे काफी मात्रा में जो फूड है वो वेस्ट होता है। और ग्लोबल फूड वेस्ट की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि 2022 में लगभग 1.05 बिलियन टन के लगभग जो फूड है वो वेस्ट हुआ है। और इनका एजेंडा है कि ये पूरा देखते हैं कि जो भी चीजें हैं, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको भी देखने का काम करते हैं। तो ये एक काफी बड़ा इशू है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका एम है कि हंगर को खत्म करना है, ये गोल 2 है। और फूड सबके लिए, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना कि सबको जो है वो फूड मिल सके। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 12.3 जो है एम, इसका मकसद है कि जो ग्लोबल फूड वेस्ट है उसको आधा कर लेना पर कैपिटा, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं उन्हें भी खत्म करना। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट रहेंगी। और अगर हम फूड वेस्ट की बात करें तो जो फूड बर्बाद होता है उससे जो है वो मीथेन निकलती है, और ये एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस होती है। और जो भी फूड वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक फूड होता है, उसको लैंडफिल्स में भरा जाता है, उससे इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये एम है कि कम से कम मात्रा में जो फूड है वो वेस्ट हो सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट सारी इनिशिएटिव्स ले रही हैं। फिर विंसेंट वैन डर मर्वे, ये एक की फिगर थे चीता कंजर्वेशन में, और इन्होंने भारत में चीता के रीलोकेशन में काफी अहम भूमिका निभाई। ये 42 वर्ष की उम्र में अपने घर में मृत पाए गए। और इनका जो काम था ये चीता कंजर्वेशन से रिलेटेड था, और इन्होंने पूरे विश्व में जो है वो चीता के कंजर्वेशन के लिए एक अहम भूमिका निभाई। इनका नाम आप याद रखिएगा। और इनको सिस्टोसोमियासिस डिजीज हो गया था, और ये एक डिजीज है जो कि पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स के काटने से होती है, और इससे इन्फेक्ट जो वाटर है वो इन्फेक्टेड होता है, हो जाता है। और जो भी लोग इनके कांटेक्ट में आते हैं फिर उनको ये बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी भी आप जाने रहिए। फिर राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और इसका मिशन का नाम है मिशन हरियालो राजस्थान। इसकी घोषणा वहां के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने किया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पे, जिसके तहत राजस्थान सरकार 10 करोड़ पेड़ लगाएगी 2025-26 में। तो ये मिशन याद रखिएगा कहाँ का है मिशन और क्या इसका एम है।
और इंटरनेशनल डेज ऑफ फॉरेस्ट की बात कहें तो ये ग्लोबली हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, ताकि लोगों को फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा सके, साथ ही साथ ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगाया जा सके, और क्लाइमेट इससे जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में काफी सहायता मिलती है। फिर दिल्ली ज़ू में एक फीमेल ढोल का डेथ हुआ है, और इसको जो है वो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विजाग से ले आया गया था 2019 में। ढोल की अगर हम बात करें तो इनको एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स कहा जाता है, और ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो कि हैबिटेट लॉस की वजह से चैलेंज इनको फेस करना पड़ रहा है, और इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफी कमी आई है। तो डिफरेंट जूस में जो है वो इनके लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि इनके जो नंबर है उनको बढ़ाया जा सके। और ढोल का आप याद रखिए कि ये एक वाइल्ड कैनाइन स्पीशीज होती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं, और ये फॉक्स की तरह दिखती हैं। फिर इंडिया के इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स की एक वैरायटी है, और इसका जो है वो सक्सेसफुली ब्रीडिंग किया गया है लगातार चौथे साल। रमादेव राबेटा सेंचुरी, ये बेंगलुरु के पास है, और ये भारत की एकमात्र वल्चर सेंचुरी है। और वल्चर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन लॉन्ग बिल्ड जो ये वल्चर है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। और वल्चर या गिद्ध जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, इनका जो पॉपुलेशन है वो काफी इसमें गिरावट आई, और इसके लिए माना जाता है कि डाइक्लोफेनॉक ये एक ड्रग होती है, जिसको कि दिया जाता है दर्द के लिए, और इसकी वजह से ये जो वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, वो कैराकैस मतलब जो मृत शरीर होते हैं उनको खाने का काम करते हैं, और इन्हीं से इनमें जो है ये जो है वो इन्फेक्शन फैला, और काफी मात्रा में जो वल्चर्स हैं वो खत्म हो गए। तो इनको फिर से इनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ये सेंचुरी जो है वो बनी है, और यहाँ पे इनका ब्रीडिंग का कार्यक्रम चलाया जाता है। फिर मार्च में ही एक न्यूज थी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया है कि पेड़ काटने की प्रक्रिया चल रही थी सड़क को चौड़ा करने के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में, तो उस पर रोक लगा दी गई है। और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व ये पूरा जो तराई आर्क है उसका एक पार्ट है, और ये नेपाल और इंडिया पूरा में फैला हुआ है, और ये एशियन एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है वो इसका विरोध भी चल रहा था, और इसके पहले भी कोर्ट वगैरह ने कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें इकोलॉजिकल जो कंसर्न होते हैं उनको देखते हुए इस तरह की रोक पहले भी लगाए जा चुके हैं। फिर मेघालय और असम बॉर्डर पे एक टाउन है, इसका नाम है बिरनी हाट, और इसे दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी बताया गया है। यहाँ पे भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल एमिशंस निकलते हैं, साथ ही साथ जो व्हीकल से पोल्यूशन क्रिएट होता है, इनकी वजह से ये सबसे टॉप पे है पोल्यूटेड सिटी में। और मेघालय अपने कोल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे रैट होल माइनिंग जो है वो होता था, एक ये अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग का काम होता था, जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा जो है वो बंद करा दिया गया। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोन से जो कम होते हैं, ये इनको माना जाता है कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, और ये जो हेल्थ होता है ह्यूमन प्लस एनिमल सबके लिए काफी जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब ये एरिया का नाम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट, इसकी डीकमीशनिंग कर दी गई है जापान में, और ये न्यूज में आया था 2011 में। यहाँ पे एक सीवियर सुनामी आया था, उसकी वजह से इसको काफी डैमेज हुआ था, और बाद में अब इसको फिर कहा गया कि पूरा इसको कंप्लीटली यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसमें जो भी काम होता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है।
और ये काफी बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट में माना जाता है आफ्टर चेरनोबिल डिजास्टर, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। फिर एक आर्टिकल निकला है कि कैसे बिहार में नील गाय उनको मारा गया है। लगभग पिछले साल 4,280 के लगभग नील गायों को मारा गया है, क्योंकि इनकी वजह से क्रॉप्स को काफी डैमेज पहुंचा था। तो स्टेट का जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। नील गाय की अगर हम बात करें, इसको घोड़ पारास भी कहा जाता है, और ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन चूंकि इनकी वजह से बहुत सारा एग्रीकल्चर लॉस होता है, तो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में इनको जो है वो मारा जाता है, ताकि जो किसान है उनके जो लाइवलीहुड है उस पर भी असर ना पड़े। बैलेंस बनाने के लिए ये काम किया जाता है। फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेशन किया अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क का, और ये दिल्ली में बना है। तो आप याद रखिएगा इसका लोकेशन। और इसका उद्देश्य है कि ग्रीन स्पेस और बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देना। फिर एक इको टूरिज्म से रिलेटेड न्यूज निकली थी जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बांगस वैली में इको टूरिज्म को अलाउ किया है। और बांगस वैली की अगर हम बात करें, तो अपने टोपोग्राफी और ये ऊंचाई पे उसके लिए जाना जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और डाइवर्स करने के लिए, कि टूरिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाएं, उसके लिए इन सारी जगहों को जो है वो इको टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। और अगर हम बात कर लें, तो जो वैलीज हैं इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप अप्रैल में जो है वो अटैक हुआ था पहलगांव में, तो उस टाइम पे अरू वैली और ये सब काफी न्यूज में थी। तो ये जितनी वैलीज के नाम है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, स्टेट का नाम देके और वैली का नाम देके। फिर भारत का पहला डिटेल्ड डॉल्फिन पॉपुलेशन का सर्वे हुआ है, और उसमें पाया गया है कि लगभग 6,324 गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में। और हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन है वो यूपी के चंबल रिवर में है। और डॉल्फिन की अगर हम बात कर लें, तो रिवर डॉल्फिन जो है वो की इंडिकेटर है कि जो रिवर का इकोसिस्टम है वो कैसा है। अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, जिसको कि प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका भी कहा जाता है, ये इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और इसे इंडेंजर्ड इसको लिस्ट किया गया है, क्योंकि इसका जो हैबिटाट है उसका काफी लॉस हुआ है। साथ ही साथ पोल्यूशन और फिशिंग एक्टिविटीज के वजह से भी इनकी संख्या में कमी आई है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि इनका जो कंजर्वेशन किया जा सके और इनका संख्या बढ़ाया जा सके। फिर इंडिया ने लॉन्च किया है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी C3। और इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करना, शहर से शहर कोलैबोरेशन को बढ़ाना, वेस्ट मैनेजमेंट करना। और इसमें काफी सारा जो है वो आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से, और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है। तो अगर C3 इनिशिएटिव आ जाए, तो आप इसको बता सकते हैं कि सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी मल्टीनेशनल अलायंस है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। फिर जापान में भी काफी बड़ा वाइल्ड फायर देखने को मिला पिछले 30 सालों में, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी कैजुअलिटीज हुई। और ये यहाँ के उफो नातो सिटी में आया, जो कि इवाते प्रेफेक्चर का पार्ट है। तो लोकेशन आप याद रखिए कि कहाँ पे ये रीजन है। फिर वर्ल्ड वाटर डे 2024। अगर वाटर डे की बात करें, तो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और 1992 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन हाइलाइट्स। इसमें ये बताया गया है कि किस किस तरह जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लोबल फ्रेश वाटर सप्लाई में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे भारत की तरफ से श्योर किया गया कि इंडिया में जो वाटर कंजर्वेशन है उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं।
अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है ग्लोबल वाटर क्राइसिस को लेके। और अभी अगर हम डाटा की बात करें तो लगभग 2.2 बिलियन जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, इनको प्रॉपर क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है। और अगर हम एसडीजी की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का ये पार्ट है, जिसके तहत सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया 21 मार्च को, और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड फूड दिस ईयर। और इसमें बताया गया कि किस प्रकार हेल्दी फॉरेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से। अगर हमारे फॉरेस्ट सिक्योर नहीं रहेंगे, सेफ नहीं रहेंगे, तो इसका असर जो है वो हमारे फूड पे पड़ेगा। तो ये थीम आप याद रखिएगा। फिर हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को, और इसका उद्देश्य है कि स्पैरो की गौरैया, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफी गिरावट आ रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, साथ ही साथ पोल्यूशन को कमी करना, और उनका जो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हुआ है उस पे भी काम करना। हाउस स्पैरो को, इसका जो नाम है जूलॉजिकल, वो है पैसर डोमेस्टिकस, और ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बर्ड है दुनिया में। ओरिजिनली ये यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका की नेटिव है। फिर वहां से ये विभिन्न जो दुनिया की जगहें हैं वहां पे फैला है। फिर वन हॉर्न राइनोसेरॉस का पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में बढ़ा है। इनका रीसेंट सेंसस वहां कराया गया है। उसमें पाया गया कि जाल दापरा नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे जो इनका संख्या है काफी बढ़ा है। वन हॉर्न राइनोसेरॉस की अगर हम बात करें तो इनका जूलॉजिकल नेम है राइनोसेरॉस यूनिकॉर्नस, और ये आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं। और इनके पोचिंग की वजह से, साथ ही साथ इनके हैबिटेट के लॉस की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उस पे काफी खतरा मंडरा रहा है। और जाल धापरा के साथ साथ गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी राइनोसेरॉस पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, और ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से घोषणा किया गया है कि पहला बर्थ हुआ है कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में जाना जाता है, और इसके कंजर्वेशन का प्रयास चल रहा है। और ये काफी क्रिटिकल भी है, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है इसका। इसका भी जो पॉपुलेशन है उसका काफी थ्रेट है, क्योंकि इनके भी हैबिटेट में कमी आई है। साथ ही साथ हंटिंग और पोल्यूशन ने भी एक अहम भूमिका निभाई है इनके जो संख्या है इसमें गिरावट को ले। और जैसलमेर में सैम सेंटर है राजस्थान में, और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कैप्टिव में इनको जो है वो इनका ब्रीडिंग कराया जा सके, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। तो गवर्नमेंट ने बताया है कि पहला कैप्टिव ब्रेड इंडियन ग्रेट वेस्टेड चिक जो है वो बना है। और इन जो एग अंडे हैं इनको आर्टिफिशियली इनका हैचिंग कराया जाता है, ताकि जो इनका सर्वाइवल है उसको बढ़ाया जा सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी बर्ड होती है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक साइक्लोन आया, इसका नाम दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्फ्रेड, और इसकी वजह से काफी वहां डैमेज हुआ, और काफी चीजों को बंद करना पड़ा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो नाम है ये अक्सर पूछे जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल में काफी सारे साइक्लोन्स आए हैं। तो कहाँ पे कौन सा साइक्लोन आया ये भी आपके एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये जाने जाते हैं, ये बहुत तेजी से घूमने वाले स्टॉर्म सिस्टम होते हैं, जिनका जो सेंटर होता है उस पर काफी लो प्रेशर होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ये क्रिएट करते हैं, और इनकी वजह से काफी भारी वर्षा भी होती है। तो ये आप याद रखिएगा।
कि ये एल्फ्रेड साइक्लोन कहाँ पे आया। तो ये मार्च मंथ का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया सारा। और नेक्स्ट अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे आएंगे।